कभी हंसाती, कभी रुलाती, कभी देती हिम्मत, कभी डराती, पर कोई ना कोई तो सीख दे जाती हैं ये कहानियाँ। इंद्रधनुष के 7 रंगों में पिरो के लाया हूँ बच्चों के लिए कहानियों का एक पिटारा। ये एक कोशिश भर है बच्चों के अंतर मन तक पहुँचने की। तो आइए सुनिए कहानियाँ हाशु के पापा की आवाज़ में, खास बच्चों के लिए। आज की कहानी का शीर्षक है ब्लैक रोज। हालांकि ब्लैक रोज जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है बच्चों, सिर्फ डाई किए हुए रोजेस को ही ब्लैक रोज के नाम पे मार्केट में बेचा जाता है। तो अब बढ़ते हैं अब अपनी कहानी की ओर। ब्लैक रोज। कई 2000 साल पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ पे एक राजा और एक रानी अपनी खुशहाल प्रजा के साथ रहते थे। पर जैसे कि एक सुबह के बाद अंधेरा होता है और अंधेरे के बाद फिर उजाला, उसी तरीके से इस राज्य की किस्मत में भी कुछ अंधेरे बादल लिखे हुए थे। क्योंकि एक दिन यहाँ की फेवरेट रानी बहुत ही बीमार पड़ गई। राज्य वैद्य ने भी देखा, इधर उधर से नीम हकीम सब बुलाए गए, पर रानी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस बात को लेकर के राजा बहुत चिंतित रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि राजा की परेशानी जान करके एक औरत उनके महल में आई और उन्होंने राजा से कहा कि आप अपने गार्डन का एक रोज़ मेरे कहे हुए शमशान घाट पे जाके लगा दीजिए। मैं उसकी पूजा करूंगी और उसके बाद रानी ठीक हो जाएगी। मरता क्या ना करता। उस औरत के कहे अनुसार राजा अपने गार्डन का सबसे सुंदर रोज़ लेकर के शमशान की ओर रात के अंधेरे में अकेले निकल पड़ा। बिजली चल रही थी, हवाएं चल रही थी। बिजली की कड़कड़ाहट से उसका घोड़ा भी बीच बीच में निकल जाता, पर राजा किसी तरीके से चीज़ों को संभालते हुए और हौसले के साथ शमशान पहुंच गया और उस औरत के कहे अनुसार उसने वहाँ पे रोज़ का पौधा लगा दिया। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि रानी की हालत में काफ़ी सुधार आ गया और देखते ही देखते रानी बिल्कुल ठीक हो गई। इस बात को जान करके सिर्फ राजा ही नहीं, वहाँ की प्रजा भी काफ़ी खुश थी। सब तो ठीक था, पर रानी का स्वभाव काफ़ी बदल चुका था। वो काफ़ी चिड़चिड़ी, गुस्सैल और मगरूर सी हो गई थी। दिन बीतते गए, राजा रानी के स्वभाव की वजह से थोड़ा उदास सा हो गया और ऐसा ही करते करते रानी का जन्मदिन भी पास आ गया। तो राजा ने सोचा क्यों ना इस बार रानी को थोड़ा सरप्राइज़ दिया जाए। उसने पूरे नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि रानी के जन्मदिन के दिन बहुत सुंदर बाज़ार लगेगा और लोग अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ ला के वहाँ बेच सकते हैं। जो भी चीज़ रानी को पसंद आएगी वो चीज़ खरीद ली जाएगी। ये सिर्फ नगर भर में नहीं, पूरे राज्य में और अड़ोस पड़ोस के दूसरे राज्यों में भी ढिंडोरा पिटवा दिया गया। और फिर रानी का जन्मदिन आ ही गया। महल भर में बहुत सारी तैयारियां हुई, बहुत सारे पकवान बने, बहुत सारी सजावट हुई। जैसा आपके घरों में होता है बच्चों, चीज़ बर्गर पैटीज़ एंड चाउमीन और पता नहीं क्या क्या आप लोगों के लिए पापा मम्मी लेके आते हैं ना। और कितनी सारी नई नई ड्रेसेस मिलती हैं। ठीक है, उसी तरीके से रानी के महल में भी उतनी सारी चीज़ों की तैयारी हुई। राजा रानी अपने सेवकों के साथ मार्केट की ओर निकल गए। मार्केट बहुत सुंदर सजा हुआ था, पर रानी का मुंह उतना ही गंदा बना हुआ था। तो फिर राजा ने उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। किसी के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, किसी के बहुत सुंदर सुंदर गहने, किसी के सजावट का सामान, किसी का ओढ़ने का, पहनने का। रानी ने जिस जिस चीज़ पे नज़र डाली, राजा ने वो सारी चीज़ें खरीद डाली और दोनों इस तरीके से पूरी शाम मार्केट में घूमते रहे और राजा ने पता नहीं कितनी सारी चीज़ें खरीदी। उसके बाद जब ये लोग घर गए वापस अपने महल, तो वहाँ पे राजा ने रानी को सरप्राइज़ देने के लिए दिखाया कि देखो रानी, देखा मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या खरीद लिया। तुमने जिस चीज़ पे भी नज़र डाली वो सारी चीज़ खरीद ली। पर रानी का मुंह सड़ा ही सड़ा हुआ था। पता नहीं रानी को क्या चाहिए। राजा को देख करके बड़ा दुख हुआ। तो उसने पूछा, रानी ये क्या है, आप इतना परेशान क्यों कर रही हो? आप तो हमेशा हंसती बोलती रहती थी, अब अचानक क्या हो गया? आज तो आपका बर्थडे भी था, कितनी सारी चीज़ें लेके आया मैं। आप
ने जिस चीज़ पे नज़र रखी मैंने वो चीज़ खरीद ली, पर आप खुश ही नहीं हो रहे। तो रानी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, हाँ। ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो कोई भी कभी भी खरीद सकता है। आप तो राजा हैं, आपने मेरे लिए स्पेशल क्या किया? रानी की बात सुन करके राजा को बहुत बुरा लगा। वो विचार विमर्श करने के लिए राजगुरु के कक्ष की ओर बढ़ने लगा, पर राजगुरु सामने से ही उन्हें आते हुए दिखाई दे गए। राजगुरु भी सारी स्थिति से अवगत थे, तो राजा के चेहरे की परेशानी को उन्होंने भांप लिया और उन्होंने राजा से मिलते ही कहा, राजन, आप व्यर्थ ही परेशान मत होइए, ये रानी हैं, ठीक हो जाएंगी। आप उनसे सुबह एक बार पूछ तो लीजिए उनको चाहिए क्या। अगर आपसे संभव हुआ तो दिला दीजिएगा। राजा को राजगुरु की बात पसंद आई। अगले दिन सुबह ही वो रानी के कक्ष में गए। रानी के कक्ष में दाखिल होते ही राजा ने देखा कि रानी शीशे के सामने अपने आप को निहार रही है। कभी कोई गहना बदलती, कभी कोई गहना बदलती, कभी बाल संवारती, कभी कुछ करती, और अपने आप से ही कुछ न कुछ आईने में देख करके बातें कर रही थी। राजा की आहट पाते ही रानी अचानक हड़बड़ा करके उठ गई और उन्होंने शीशे को ठग दिया। राजा को ये थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने लगा कि शायद अचानक उनके आने से रानी थोड़ा घबरा गई है। तो राजा ने उनसे पूछा, रानी, आप बताएं, आप इतने दिनों से नाखुश हैं, आपको क्या चाहिए? मुझसे संभव हुआ तो मैं जरूर ला के दूंगा। रानी ने कहा, अच्छा, आप मेरे लिए ले आएंगे? तो ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगती हूँ। राजा ने कहा, क्या? तो रानी ने कहा, महाराज, आप अगर मेरे लिए कुछ लाना ही चाहते हैं तो मेरे लिए ब्लैक रोज ले आइए। आपको पता है ना ब्लैक रोज कहाँ मिलता है? हमारे जो प्रदेश की सीमा है उसके बिल्कुल पास एक पहाड़ है जिस पे एक गुफा है। उस गुफा को आप क्रॉस करके जाएंगे तो आपको एक बगीचा मिलेगा, वहां आपको ब्लैक रोज मिलेगा। तो राजा ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कल ही अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ता हूँ और लेके आता हूँ। रानी ने कहा। ठीक है, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। राजा खुशी खुशी रानी के कमरे से निकल गए, राजगुरु के कमरे की ओर जाने लगा। उसने सोचा राजगुरु को ये मैं खुशखबरी दूंगा, और उन्होंने जब राजगुरु को ये सारी बात बताई तो राजगुरु ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है, पर राजा, रानी ने आपको ये नहीं बताया कि वो ब्लैक रोज लाने में कितना जान का जोखिम है। राजा ने कहा, जान का जोखिम? ये क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। अरे महाराज, वहाँ पे है ना जो गुफा है, उसी में इतने सारे प्रेत, राक्षस, जंगली जानवर रहते हैं कि वहाँ से आज तक कोई जाने के बाद वापस नहीं आ पाया है। और कहते हैं जिस बगीचे में वो रखा है वहाँ पे एक बहुत बड़ा दैत्य उस रोज़ की रक्षा करता है, और हो सकता है आप जाएं तो वो आप पे हमला भी कर दे। सोच लीजिए राजा, आपको जाना है कि नहीं? राजगुरु की बात सुन करके राजा थोड़ा परेशान हुआ और सोचने लगा, रानी ने राजा को ऐसी जगह जाने के लिए क्यों बोला? पर राजा ने अभी तक तो रानी से प्रॉमिस कर दिया था, तो क्या करता। तो राजा ने राजगुरु से ही पूछा, आप ही बताएं, इसका मैं क्या कर सकता हूँ? तो राजगुरु ने राजा से कहा, देखिए महाराज, मैं आपको एक चमत्कारी तलवार दे देता हूँ। उस तलवार से आप अपने ऊपर आए किसी भी संकट का सामना कर लेंगे और उस ब्लैक रोज को हासिल करने में कामयाब होंगे। राजा तलवार लेकर के अपने आने वाले सफ़र की तैयारी में जुट गया और अगले ही दिन सुबह रानी के कक्ष में उनसे विदा लेने के लिए पहुंचा। पर वहां पहुंच के उसने देखा कि रानी बड़े ही अजीब से स्वभाव में थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, काजल इधर से उधर फैला हुआ था, होठों की लाली पूरे चेहरे पे पुती हुई थी। देखने में वो एकदम मंजुलिका लग रही थी। मंजुलिका जानते हो बच्चों? बहुत डरावनी चीज़ है, देखना मत। खैर, राजा ने रानी से कहा, तो मैं चलता हूँ और आपके लिए ब्लैक रोज़ लेके आऊँगा। इस बात को सुन के रानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई और बड़ी ही अजीब सी आवाज़ में बोली, राजा, मैं तो यही चाहती थी कि तू जाए
और वो जाके वहां पे मर जाए, फिर ये पूरा साम्राज्य मेरा होगा। रानी के इस बदले हुए स्वभाव को देखकर के राजा एकदम से घबरा गया, लेकिन अपने वचन अनुसार आगे की सफ़र के लिए निकल गया। उसके साथ उसके कुछ सिपाही जो पीछे पीछे उसके घोड़े पे चल रहे थे। राजा का घोड़ा आगे आगे और सिपाहियों के घोड़े पीछे पीछे। ऐसे करते करते 2 दिन के सफ़र के बाद वो उस पहाड़ी के पास पहुंच गए जहां पे गुफा थी। गुफा के बाहर राजा ने अपने सिपाहियों से वहीं रुकने को कहा और ये बोल दिया कि अगर वो वापस 2 दिन तक ना आया तो वो वापस राज्य चले जाएं और राजगुरु को सारी बात बता दें। सिपाहियों ने काफ़ी आग्रह किया कि नहीं, वो भी चलना चाहते हैं, पर राजा के हुक्म के आगे उनकी एक न चली और उन्होंने प्रण लिया कि वो राजा का इंतज़ार करेंगे पूरे 2 दिनों तक। राजा अपना घोड़ा छोड़ करके गुफा के अंदर दाखिल हो गया। गुफा के अंदर का नज़ारा ही अलग था। ऐसा था मानो अमावस्या की रात वहीं पे आके बस गई हो। चारों ओर गुप्त अंधेरा, बिल्कुल शांति। कहीं जोर से अगर सुनने की कोशिश की जाए तो शायद कहीं कुछ रेंगता हुआ पता चलता था या कुछ हवा की सरसराहट। पर राजा ने हिम्मत नहीं हारी। राजा ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता, राजा को आवाज़ें तेज महसूस होने लगी कि जैसे कि उसके आसपास कोई है, जैसे कोई उसे देख रहा है। पर राजा घबराया नहीं, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा। एक जगह वो आगे पहुंचा तो उसने महसूस किया कि काफ़ी ठंड बढ़ गई है। इतनी ठंड गुफा में पहले तो नहीं थी, पर राजा को लगा शायद अंदर आ गया हूँ, इस वजह से ठंड है। पर उसकी छठी इंद्री ये संकेत दे रही थी कि खतरा बिल्कुल करीब है, करीब इतना कि बस छू के निकल जाए। तो राजा ने राजगुरु की दी हुई अपनी अभिमंत्रित तलवार निकाली और राजगुरु के बताए हुए मंत्र के अनुसार राजा ने जोर से बोला, अहम ब्रह्मस्मि। और इतना बोलते ही वो तलवार में जैसे बिजली आ गई और नीले रंग की रोशनी से वो तलवार नहा गई और उसका प्रकाश इतनी तेज फैला कि राजा को आसपास सब दिखने लग गया। राजा ने देखा कई सारी प्रेत आत्माएं, गंदी गंदी बुरी बुरी आत्माएं उसके बिल्कुल करीब थीं। ये देख करके राजा घबरा गया, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए राजा ने अपनी तलवारबाजी का हुनर दिखाया और एक एक करके तलवार के वार करने शुरू किए। तलवार के वार लगते ही वो आत्माएं अपने आप छिटकने लगीं, कुछ टूट गईं, कुछ तितर बितर हो गईं और राजा के लिए आगे का रास्ता बनने लग गया। ऐसे ही राजा ने देखा कुछ शेर, कुछ चीते, कुछ भालू, कुछ भेड़िए वो भी हैं, पर तलवार की रोशनी के डर से राजा के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। राजा ने मन ही मन राजगुरु का धन्यवाद किया और आगे बढ़ने लगे। तभी गुफा के दूसरे छोर पे राजा ने देखा कि एक रोशनी सी आ रही है। राजा को पता चल गया कि अब गुफा ख़त्म होने वाली है। राजा धीरे धीरे करके गुफा के दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगा और जैसे ही वो गुफा के दूसरे छोर से बाहर आया, उसने एक बहुत ही मोहक सा गार्डन देखा जहाँ पे तरह तरह के फ्लावर्स लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फ्लावर्स। और उस गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच उसने देखा एक फाउंटेन है। फाउंटेन के ऊपर एक ब्लैक रोज़ का प्लांट है जिसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सा ब्लैक रोज़ लगा हुआ है। ये देखते ही राजा के मन में उम्मीद जाग गई। तभी उसे ख्याल आया कि राजगुरु ने बताया था कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर भी है। राजा ने इधर देखा उधर देखा, पर मॉन्स्टर कहीं नहीं दिखा। थोड़ी और कोशिश करी और चट्टान के ऊपर चढ़ के देखा तो फाउंटेन के पीछे उसको मॉन्स्टर सोता हुआ नज़र आया। तो राजा ने सोचा कि ये तो सो रहा है, मैं चुपचाप जाके वो ब्लैक रोज़ निकाल लूँगा। राजा दबे पाँव फाउंटेन की ओर बढ़ने लगा। धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो फाउंटेन के पास पहुँच गया और उसने वहाँ से ब्लैक रोज़ निकाल लिया। फिर राजा ने ब्लैक रोज़ लिया
अपनी झोली में रखा और चुपचाप दबे पैर पीछे की ओर बढ़ने लगा। पर अचानक वहाँ पे पड़ी हुई एक सूखी लकड़ी के ऊपर राजा का पैर पड़ गया और तभी एक आवाज़ हुई। उस आवाज़ को सुन करके मॉन्स्टर जाग गया। मॉन्स्टर ने इधर देखा उधर देखा पर उसे कोई नज़र नहीं आया। फिर उसने फाउंटेन की तरफ देखा तो उसने देखा ब्लैक रोज़ तो गायब है, ये कहाँ गया। तो मॉन्स्टर ने खड़े होके फाउंटेन के चारों ओर देखना शुरू किया और उसे राजा दिख गया। ये देख करके मॉन्स्टर ने बहुत जोर की हुंकार लगाई। हुंकार इतनी तेज थी कि गार्डन में जितने भी पशु पक्षी थे वो डर के मारे उड़ गए या फिर इधर उधर भागने लगे। राजा ने सोचा अब तो बचना बहुत मुश्किल है। राजा ने भी गुफा की ओर दौड़ लगा दी, पर मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि मॉन्स्टर ने झट से आके उसका रास्ता रोक लिया। ये देख करके राजा थोड़ा घबराया, थोड़ा हिचकिचाया, पर राजगुरु की बात को ध्यान में रखते हुए उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तलवार निकाल के फिर वही जादुई शब्द कहे, अहम ब्रह्मस्मि। क्या कहे बच्चों? बिल्कुल सही, तलवार जगमगाने लग गई। मॉन्स्टर ने देखा तलवार है तो और जोर जोर से हंसने लग गया और कहा, तू मेरे को इस तलवार से मारेगा? और उसने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ करके राजा की ओर फेंका। पर राजा इतना फुर्तीला था कि झट से उसके वार से बच गया। तो मॉन्स्टर ने दूसरा पेड़ उखाड़ा और उसको एक डंडे की तरह इस्तेमाल करने लग गया। तो कभी वो राजा के राइट में मारता तो राजा बच के लेफ्ट में जंप लगा देता, कभी लेफ्ट में मारता तो बच के वो राइट में जंप लगा देता। ऐसा थोड़ी देर तक चलता रहा और राजा थकने लगा। राजा को लग गया कि अब ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, मॉन्स्टर कभी भी उसके ऊपर हमला कर सकता है और उसका वार उसको लग सकता है। तो उसने बस एक ही चीज़ सोची कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस, हमला ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। राजा ने अपने बरसों के अभ्यास का फ़ायदा उठाते हुए मॉन्स्टर पे हमला कर दिया और उसकी बाई टांग पे तलवार से एक गहरा वार कर दिया। जख्म से मॉन्स्टर थोड़ा लंगड़ाने तो लगा पर उसने वार करना नहीं छोड़ा। राजा किसी तरीके से बचते बचाते हुए मॉन्स्टर के दूसरे पैर को भी जख्मी करने में कामयाब हो गया। अब मॉन्स्टर को चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। मॉन्स्टर कभी चलता तो कभी रुक जाता, कभी गिर जाता। राजा ने बस यही सोचा कि ये एक सही समय है, मॉन्स्टर जब भी अगली बार गिरेगा मैं इस पे एक जानलेवा हमला कर दूंगा। और मॉन्स्टर राजा का पीछा करते करते एक आध बार गिरा और सही समय का फ़ायदा उठाते हुए राजा ने मॉन्स्टर के गर्दन पे एक प्राणघातक वार कर दिया, जिससे मॉन्स्टर वहीं पे धम करके गिर गया। मॉन्स्टर के गिरते ही राजा की सांस में सांस आई और वो गुफा के रास्ते वापस अपने सैनिकों के पास चल दिया। सैनिकों से मिलकर के राजा अपने महल की ओर घोड़े पे बैठ के निकल पड़ा। रास्ते में राजा ने देखा कि जो भी सरहद पे गांव थे, जहाँ पहले बहुत लोग खुश थे, खुशहाली चारों ओर फैली हुई थी, लोग काफ़ी दुखी नज़र आए। राजा ने भी सोचा कि एक हफ्ते के अंदर ये क्या हो गया कि लोग इतने दुखी नज़र आ रहे हैं। ऐसे वो करते करते आगे बढ़ता गया। आगे दूसरे गांव पहुंचा तो वहां देखा कुछ एक घर जले हुए हैं, सैनिक लोगों को मार रहे हैं, लोग काफ़ी दुखी हैं। तो ये सब देख करके राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने घोड़े को एड़ लगाई और जोर से अपने महल की ओर चल दिया। महल पहुंच के राजा सीधे रानी के कक्ष की ओर गया और रानी के कक्ष में पहुंचते ही उसने रानी से कहा कि देखो मैं तुम्हारा ब्लैक रोज़ ले आया। राजा की आवाज़ सुनते ही रानी बिल्कुल भौचक्की रह गई, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसने कहा, अरे राजा, तुम बच के आ गए,
ये कैसे हो गया? ये तो असंभव है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। राजा ने कहा, अरे रानी, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करके लाया हूँ और तुम ऐसी बात कर रहे हो कि मुझे वहाँ मर जाना चाहिए था। जाने के पहले भी तुमने ऐसी गलत बात करी थी। ये तो बहुत गलत बात है। पर राजा थोड़ा उदास हुआ और वापस राजगुरु के कक्ष की ओर चला गया। राजा ने राजगुरु के कक्ष में पहुँचते ही अपनी सारी बात राजगुरु को बताई। तो राजगुरु ने राजा को जो बताया वो और भी हैरान करने वाला था। राजगुरु ने कहा, महाराज, जब आप यहाँ थे नहीं ना, मैंने भी अपने लोगों को भेज करके उस शमशान में आपके लगाए हुए रोज़ को देखने के लिए बोला था। उन्होंने मुझे आके बताया कि वो रोज़ तो है ही नहीं। ये सुनकर के राजा बहुत ही हैरान था। उसने कहा, है ही नहीं? मतलब क्या हुआ? तो इसके आगे राजगुरु ने बोला, महाराज, मुझे लगता है ये रोज़ वही रोज़ है जो आप लेके आए हैं और इस पे किसी ने जादू कर दिया था। और ये जो रानी है, ये वो रानी भी नहीं है। लगता है इसके अंदर कोई बुरी आत्मा है। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है। चलिए रानी के कक्ष में चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। राजा रानी के कक्ष में पहुँचा तो देखा रानी अपने मंजुलिका वाले रूप में बैठी हुई है और शीशे के सामने कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही है। शीशे में कुछ देखती, फिर कुछ बोलती, फिर चुप हो जाती, फिर कुछ निहारती, फिर कुछ बोलती, फिर चुप हो जाती। राजा ने रानी को आवाज़ लगाई तो रानी जैसे गुस्से से तिलमिला उठी और वहीं पे पड़ा हुआ एक बर्तन उठा के सीधे राजा के ऊपर दे मारा। ये देख करके राजगुरु बहुत चकित हुए और उन्होंने राजा से कहा, राजा, मुझे तो लगता है कि रानी नहीं है, ये ज़रूर वो प्रेत आत्मा है कोई। आप इसका संहार कीजिए। मुझे दासियों ने भी बताया है कि रानी जब देखो इस शीशे के सामने बैठी रहती है और कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती है। और आप जब नहीं थे, इन्होंने प्रजा पे बहुत जुल्म ढाए हैं। तो मेरी राय तो यही है कि सबसे पहले रानी को उस शीशे के सामने ले जाएं और उनकी असलियत पता करें। राजा को राजगुरु की बात बिल्कुल सही लगी और वो रानी को शीशे के सामने खड़ा करके उसकी छवि को देखने लगा। पर ये क्या, सामने तो रानी होनी चाहिए, पर शीशे में तो एक चुड़ैल नज़र आ रही थी। ये क्या जादूगरी है, एक तरफ रानी और एक तरफ चुड़ैल। राजा ने राजगुरु को ये बात बताई तो राजगुरु ने कहा, महाराज, इसका एक ही उपाय है, आप इस शीशे को तोड़ दीजिए। रानी ने ये सुना और उनके अंदर इतनी ताकत आ गई जैसे वो 10 पहलवान होंगे और राजा को एक झटके से अपने से अलग किया और उठा करके दूर फेंक दिया। तो राजगुरु ने राजा को इशारा किया। राजा इशारा समझ गया और उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, क्या कहा? अहम ब्रह्मस्मि, और रानी के ऊपर हमला कर दिया। रानी राजा के वार से बच गई, पर वो शीशे को बचा नहीं सकी और राजा ने एक ही वार में वो शीशा तोड़ दिया। शीशा क्या टूटा, इधर ब्लैक रोज़ जलने लग गया, उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलने लग गया। वो धीरे धीरे उसका काला रंग ज़मीन पे गिरता और ऊपर धुआं उठता और वो वापस से गुलाबी हो गया। उसकी गुलाबी होते ही रानी बेहोश होकर गिर गई। कुछ दिनों तक रानी का उपचार चला और रानी ठीक हुई तो रानी वापस से नॉर्मल वाली हो गई और उसे लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और उसका जन्मदिन अभी पास ही है। पर राजा ने सारी बात जब रानी को बताई तो रानी बहुत हैरान हुई। लेकिन राजा की वीरता और राजगुरु की सूझबूझ के चलते रानी बच गई और प्रजा में वापस खुशहाली आ गई। तो इसी के साथ मैं अपनी ये कहानी समाप्त करता हूँ बच्चों, और आपसे यही कहूँगा कि समय पे सो जाएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, बस अपनी फरमाइश रख दीजिए। अगर मेरे कहानियों के संग्रह में से कुछ भी मिला तो मैं डेफिनेटली आपको सुनाऊंगा, क्योंकि
मेरी कहानियों का पिटारा भी बहुत बड़ा है। धन्यवाद एंड गुड नाइट।